नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत। डेल्टा के बाद अब पूरी दुनिया में कोरोना के एक और नए वेरिएंट से हड़कंप मचा है और यह है साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी WHO ने ओमिक्रॉन का नाम दिया। अमेरिका से लेकर यूरोप तक कई देशों ने इस वेरिएंट से बचाव के लिए अलग अलग तरह से प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए और भारत में भी इसको लेकर चिंता बढ़ गई। इसलिए आज खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले पर अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की। उन्होंने अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री की वो बातें उनका मतलब बताते हैं। इसके बाद इस वेरिएंट के बारे में आपको बताएंगे कि वेरिएंट क्या है और आपको ये बताएंगे कि पीएम ने इस वेरिएंट को लेकर क्या क्या कहा और कैसे देश को इसके लिए तैयार रहना है। ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने के साथ साथ सावधान करने की कोशिश भी आपको करेंगे। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर के अलर्ट जारी किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसे लेकर अभी से तैयारियों की जरूरत है, जिसका मतलब निकाला यह जा रहा है कि ये डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। पीएम ने ओमिक्रॉन पर अलर्ट किया, एक इमरजेंसी बैठक की और कहा कि अभी से तैयारी करने की जरूरत है। इसका मतलब क्या है? मतलब यह कि डेल्टा से भी घातक वेरिएंट यह साबित हो सकता है, जिसका कि WHO ने नाम रखा है ओमिक्रॉन और इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में WHO की तरफ से डाला गया। अगला क्या कहा पीएम मोदी ने? पीएम मोदी ने कहा कि दवाइयों का अतिरिक्त स्टॉक रखने की जरूरत है, यानी मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। आपको याद होगा कि जब कोविड की लहर, पहली लहर और दूसरी लहर थी, उन दोनों लहरों में दवाइयों की कई दफा किल्लत सामने आई थी, जिसको कि हालांकि स्थानीय प्रशासन ने केंद्रीय प्रशासन के साथ मिलकर दूर किया। लेकिन अभी जरूरत है कि दवाइयों को स्टॉक में रखा जाए, बफर स्टॉक रखा जाए। पीएम ने कहा कि अस्पताल में बच्चों की सुविधा बढ़े। इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नए वेरिएंट के निशाने पर बच्चे प्रमुखता हो सकते हैं। बच्चों को लेकर के खासी सावधानी रखने की जरूरत आपको हो सकती है। पीएम ने कहा कि ऑक्सीजन वेंटिलेटर पर ध्यान दें। इसका सीधा मतलब क्या है कि इसकी जरूरत पड़ सकती है, हालात गंभीर बन सकते हैं, इसलिए ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की व्यवस्था होनी चाहिए। जरूरत पड़ती है, मरीज अगर बढ़ते भी हैं तो व्यवस्था पूरी हो। पीएम ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में छूट पर विचार करना चाहिए, यानी 15 सितंबर से छूट अब खत्म हो सकती है, जो अभी तक छूट चल रही थी। पीएम ने कहा कि विदेशी यात्रियों की टेस्टिंग की जानी चाहिए। जितने लोग विदेश से आते हैं उन तमाम लोगों की टेस्टिंग हो। इसका मतलब कि यात्रियों से वेरिएंट के फैलने का खतरा है और इसी के लिए मुंबई में विदेशों से आने वाले लोगों को क्वारंटीन करना शुरू भी कर दिया गया है। पीएम ने कहा कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है। आपको याद होगा कि जब शुरुआत हुई थी कोविड की, तब भी यही दो हथियार रामबाण की तरह थे। इसका मतलब यह है कि लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है और कोरोना के फैलने का तरीका यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग अगर खत्म हुई या मास्क हटा तो आप शिकार होने के अंदर लगनी चाहिए, यानी डबल डोज ही सुरक्षा का असली कवच बन पाएगा। सिंगल डोज से फायदा नहीं होने वाला है। ये तमाम वो बातें जो पीएम मोदी ने कहा है और पीएम मोदी ने इस इमरजेंसी मीटिंग के बाद यह साफ कर दिया कि आखिरकार किस तरीके की सावधानी को लेने की जरूरत है और किस तरीके की तैयारी की जाने की जरूरत है। अब आपको बताते हैं कि ये ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो क्या है, ये कैसा है और कितना खतरनाक मानवता के लिए साबित हो सकता है। फिलहाल किस किस देश में है और इसकी वजह से दुनिया के कितने देश ऐसे हैं जो कि प्रभावित हैं, इस पर एक एक करके बात करते हैं ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो कोरोना का नया वेरिएंट है, इसको लेकर के खास तौर पर जो अफ्रीकी देश हैं वहां पर सबसे ज्यादा ये बढ़ता जा रहा है। वैक्सीन असरदार होगी कि नहीं होगी, ये आपके लिए समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है, जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये क्या है। कोरोना जो लगातार चलता आ रहा है, जिसकी 2 लहरों का सामना भारत कर चुका है, निपटा भी उससे, उसका ये नया वेरिएंट है, यानी कि इसका जो स्ट्रेन है वो बदल गया है। ये म्यूटेंट स्वरूप है इसका। इसकी पहचान B.1.1.559 के तौर पर की गई है। WHO ने क्या नाम रखा है इस वेरिएंट का? WHO ने इसका नाम रखा है ओमिक्रॉन। इसके अलावा इसकी खास बात यह है कि बहुत तेजी से बदलता रहता है, बहुत तेजी से फैलता है। अब तक 50 म्यूटेशन वैक्सीन भी इस पर बेअसर हो चुके हैं। डेल्टा वेरिएंट जो पिछला वेरिएंट था, उस वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक ये वेरिएंट है। इसे ट्रैक करना बेहद मुश्किल है और यही वजह है कि ये तेजी से फैल रहा है। इसके लक्षण आमतौर पर दिखते नहीं है, शुरुआती लक्षण। दक्षिण अफ्रीका का जो दक्षिण अफ्रीका है, उसके अलावा बोत्सवाना है, हांगकांग है, इजराइल है, ये तमाम वो देश हैं, तमाम वो जगहें हैं जो कि जहां सबसे ज्यादा ये फैलता जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, इन तमाम देशों में ये ओमिक्रॉन लगातार फैल रहा है। भारत में ये ना फैल पाए या भारत में एंट्री ना कर पाए, इसको लेकर क्या क्या एहतियात बढ़ते जा रहे हैं, ये आपके लिए समझना, ये आपके लिए जानना
और याद रखना बेहद जरूरी है, ताकि ना सिर्फ आप सतर्कता बरतें बल्कि आपको यह भी पता हो कि केंद्रीय प्रशासन हो, स्थानीय प्रशासन हो या राजकीय प्रशासन हो, वो प्रशासन क्या क्या इस मामले में कार्रवाई कर रहा है। भारत की बात करें इससे पहले आपको एक दफा फिर बता देते हैं ताकि आप लोग ध्यान रखें कहां कहां फैल रहा है। दक्षिण अफ्रीका में यह ओमिक्रॉन जो वायरस है ये लगातार फैलता जा रहा है, बेतहाशा बढ़ रहा है। इसके अलावा बोत्सवाना जो देश है वहां इसके केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के बीच में फैल रहा है। हांगकांग इसका शिकार बन चुका है। हांगकांग में ओमिक्रॉन के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए हड़कंप भी है। और इसके अलावा इजराइल वो देश बना जहां पर कि कोरोना का नया वेरिएंट जिसको कि ओमिक्रॉन नाम दिया गया वो लगातार बढ़ रहा है। इसी की वजह से दुनिया में लगातार हड़कंप मचता जा रहा है। भारत में लगातार बैठकें हो रही हैं। ब्रिटेन में 6 देशों की फ्लाइट पर ब्रिटेन ने बैन लगा दिया क्योंकि पिछले हफ्ते 11% जो केसेस थे वो बढ़ गए थे। इसी की वजह से बैन लगाया गया। इजराइल में नए वेरिएंट का एक केस आ चुका है जो कि इंगित कर रहा है कि वेरिएंट की एंट्री तो वहां हो चुकी है, लेकिन अब उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। इजराइल में इमरजेंसी लगाने के संकेत हैं। वैसा ही हालात दक्षिण अफ्रीका के बन सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका की फ्लाइट बैन हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि यूरोप के देशों में किस किस तरीके से ये वेरिएंट बढ़ रहा है। यूरोप के कई देश ऐसे हैं जहां लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। हालात ये बन चुके हैं कि अब कई देशों में अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। भारत में आज पीएम मोदी ने अहम बैठक की और एक तरीके से ये इशारा कर दिया कि अब सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ओमिक्रॉन न सिर्फ खतरनाक है बल्कि काफी तेजी से फैलता भी है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं ओमिक्रॉन क्या है, कैसे फैलता है और कैसे आपको सतर्क रहना है। क्या नया वेरिएंट फिर से मुश्किल बढ़ाएगा? यूरोप से सामने आई इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ WHO ने नए वेरिएंट को लेकर लोगों को आगाह किया, तो दूसरी तरफ यह तस्वीर बता रही है कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अगर सतर्क नहीं हुए तो हालात को ज्यादा खराब होते वक्त नहीं लगेगा। फिलहाल इस सब के बीच भारत के लिए भी चिंता बढ़ गई है। भारत ने कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का कहर देखा है। कैसे कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दहशत मची थी, कैसे कुछ दिनों में ही कोरोना के केस तेजी से बढ़े थे, ये अभी भी हर किसी के जहन में है। ऐसे में चिंता की सबसे बड़ी बात ये कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को डेल्टा से भी खतरनाक बताया गया है। B11529. So this is a variant that has been detected and reported to us from our colleagues in South Africa. There are fewer than 100 full genome sequences that are available. We don't know very much about this yet. What we do know is that this variant has a large number of mutations. सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट का केस मिला, जो अब तक कई देशों में फैल चुका है। और अब इसके खतरनाक होने के पीछे कई बातें हैं, जैसे कि इस वेरिएंट को ट्रैक करना मुश्किल है, ओमिक्रॉन के लक्षण भी नहीं दिखते, वैक्सीन भी इसके सामने बेअसर है, ओमिक्रॉन काफी तेजी से फैलता है। कोरोना की दूसरी लहर के कुछ दिनों के बाद से ही तीसरी लहर को लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही थी। टाइम्स नाउ से खास बातचीत में वीके पॉल ने भी इस बात की ओर इशारा किया था कि अगर कोरोना ने अपना रूप बदला तो सभी तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी। First and foremost, that the pandemic is not over, that there could be pandemics within pandemics. If the virus happens to choose its characteristics to a different dimension, all our preparations could be dented, to say the least. But in a reasonable scenario, we could visualize a situation where, yes, we could move toward endemicity. Yes, we are better prepared, both on the infrastructure. We didn't talk about infrastructure, the phenomenal increase in infrastructure, ICU beds, this, that we created. We are better prepared there. We are better prepared because so many of us are now fully vaccinated. सबसे अच्छी और सुखद बात यह है कि भारत में नए वेरिएंट के कोई केस नहीं मिले हैं। बावजूद इसके जरूरी उपायों पर बात शुरू हो गई है। दूसरे देशों से आने वाले लोगों की जांच, हांगकांग बोत्सवाना से आने वाले यात्रियों की जांच के निर्देश, राज्यों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश, किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने को कहा गया है। इतना ही नहीं, राज्यों को साफ साफ ये भी कह दिया गया है कि सैंपल्स को तुरंत जीनोम सीक्वेंसिंग लेबोरेटरी में भेजा जाए। साथ ही देश के नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने भी इस वेरिएंट को लेकर आगाह किया है।
इस वेरिएंट में रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन यानी वायरस का वो हिस्सा जो संक्रमण के दौरान बॉडी के सबसे पहले कांटेक्ट में आता है, उस रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में करीब 10 से ज्यादा म्यूटेशंस देखे गए हैं। ये म्यूटेशंस वायरस के ना सिर्फ बिहेवियर में बदलाव ला सकते हैं, बल्कि ये वायरस की ट्रांसमिसिबिलिटी और वैक्सीन एफिकेसी की ऑब्जर्वेशन के लिए भी जरूरी है। एक तरफ लोगों को सतर्क रहने और पूरी तरह से सुरक्षा बरतने को कहा जा रहा है, दूसरी तरफ क्रिकेट की टीम इंडिया ए अभी दक्षिण अफ्रीका में है, जहां नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला केस मिला है। फिलहाल इस नए वेरिएंट को लेकर अध्ययन जारी है। प्रशासन और सरकार अपने अपने तरीके से लोगों को आगाह कर रही है। लगातार लोगों को बताया जा रहा है, मास्क पहने, वैक्सीन नहीं लिया है तो वैक्सीन जरूर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो पिछले साल अक्टूबर के महीने में भारत में डेल्टा वेरिएंट की वजह से दूसरी लहर का कहर हम सबने देखा। अब इस साल नवंबर के महीने में ओमिक्रॉन वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका से निकल करके कई देशों में फैलने लगा। तो इसमें सवाल है कि क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट से तीसरी लहर आ सकती है? नया वेरिएंट खतरनाक डेल्टा है। जो डेल्टा वेरिएंट जो रहा अक्टूबर 2020 में जो आया, ओमिक्रॉन जो आ रहा है वो नवंबर 2021 में आने की संभावना है। भारत में दूसरी लहर आ चुकी है, क्या भारत में तीसरी लहर आ सकती है? इन्हीं तमाम सवालों को जानने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। डॉक्टर संजीव बगई हमारे साथ हैं, चेयरमैन हैं नेफ्रॉन के, और डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ हैं, वैज्ञानिक हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आप दोनों लोगों का। शुरुआत तो संजीव जी मैं आपसे करना चाहूंगा कि तीसरी लहर की जो आशंकाएं हैं वो कितनी प्रबल आपको नजर आती है? जी गुड इवनिंग। तो अभी जो कोविड के केसेस हैं अभी भी 7, 8, 9 हजार पर डे के हिसाब से देखे जा रहे हैं। जो हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव है वो बहुत अच्छी से जा रहा है। 120 करोड़ के करीब हम पार कर चुके हैं। ये कहना संभव है कि थर्ड वेव आएगी कि नहीं आएगी, पर मेरा ख्याल थोड़ा सा सर्ज होगा विंटर मंथ्स में, पर वो काफी कम होगा सेकेंड वेव के हिसाब से। 2 कारण के लिए, एक तो हम अवेयर हैं कि ये आ सकता है, तो हम सावधानी ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से मीटिंग शुरू है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, हम बहुत बेटर प्रिपेयर्ड है सेकंड वेव के हिसाब से। और दूसरी चीज, जब सेकंड वेव आई थी उस टाइम पर हमारा जो वैक्सीनेशन ड्राइव था 10, 12, 15 करोड़ खाली हमने किया था। आज की डेट में हमने 120, 121 करोड़ हम कर चुके हैं। ऑल्दो ये जो नया जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये बहुत ज्यादा और रिकरेंट और बहुत क्लस्टर म्यूटेशंस कैरी कर रहा है, तो इसका जो ट्रांसमिबिलिटी है और जो इम्यून एस्केप है वो अभी देखा जाएगा, बट शायद डेल्टा वेरिएंट से थोड़ा सा ज्यादा हो। पर फिर भी वैक्सीन्स इसको बहुत अच्छी तरह होल्ड कर सकते हैं, सिवियर डिजीज डेथ को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो रियली द मैसेज है कि हमने मास्क नहीं उतारना, ज्यादा क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना, बिल्कुल सावधानी अपर मोस्ट अपने माइंड में रखनी है। और जो सिंगल वैक्सीन हैं वो जाके इमीडिएटली अपना सेकंड वैक्सीन लगाएं, और जो सेकंड वैक्सीन हो चुके हैं वो अपना गार्ड डाउन ना करें, क्योंकि वैक्सीन होने के बाद भी हल्का सा रिस्क रहता है टू बिकम अ कैरियर ऑफ इन्फेक्शन। और ऐसे केसेस हाल ही में सामने आए सर कि जिनको दोनों डोजेस लगी हुई हैं उनको भी कोविड हुआ। लेकिन डॉक्टर वीरेंद्र मैं जानना चाहूंगा सर आपसे इस बात को लेकर कि एक परसेप्शन है कि जो नया वेरिएंट है, नया म्यूटेंट है ओमिक्रॉन, इसमें जो मौजूदा वैक्सीन हैं वो कारगर नहीं है। तो पहले मुझे ये थोड़ा साइंटिफिकली क्लियर कर देने दीजिए आपकी ऑडियंस के लिए। जी। तो यूरोप में इस वक्त चौथी वेव और अमेरिका में इम्पेंडिंग 5वीं वेव जो शुरू होगी, तो उसका ध्यान रखा जाए कि वहां तो वैक्सीन 80%, 90% डुअल वैक्सीन, इजराइल फॉर एग्जाम्पल, वहां तो 2 वैक्सीन पूरी लग चुकी है। तो वैक्सीन की लगने से और इसके स्प्रेड को डायरेक्टली कोरिलेट करना साइंटिफिकली टेनेबल नहीं है। पहले शुरू में ऐसे लगता था वैक्सीन प्रोटेक्ट करेंगी इन्फेक्शन होने से, जैसे अभी आपने कहा वैक्सीन का उतना ज्यादा कोरिलेशन नहीं है। वैक्सीन का एक ही मकसद था जी, और वैक्सीन उसको अभी भी वैसे ही करती है कि आपको सिवियर डिजीज और हॉस्पिटल और डेथ से बचाएगी। इसका इन्फेक्शन रेट से कोई मतलब नहीं है। अब मुझे वायरस के जो अभी नया इसके लिए चिंता का विषय तो है ही। 1 साल से कोई नया वायरस आफ्टर डेल्टा आया नहीं था, और हम लोग तो ये सोचने लगे थे कि अब हो सकता है कि वायरस का बहुत बड़ा म्यूटेशन ना हो जी। क्योंकि ये साउथ अफ्रीका में आ चुका है, एंड साउथ अफ्रीका अगर कोरिलेट करिए तो ज्यादा वैक्सीन अफ्रीका में लगी नहीं है अभी।
तो ये वैक्सीन के एंटीबॉडीज के एस्केप के लिए जरूरी नहीं है, ये हुआ है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। डॉक्टर वीरेंद्र, अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो आप मुझे बताइए सर मैं सही कह रहा हूं कि नहीं, कि वैक्सीन इस वेरिएंट से मृत्यु दर को कम कर सकती है जरूर, लेकिन आपको इन्फेक्शन ना हो ये सुनिश्चित नहीं हो सकता। देखिए, यही मैं कोशिश कर रहा था समझाने की, अगर वैक्सीन से इन्फेक्शन नहीं होता तो यूरोप में इतनी बड़ी फोर्थ वेव नहीं देखते आप। वो डेल्टा इस टाइम 99.9% सारे देशों में जो है वो डेल्टा वायरस, और डेल्टा वाज ह्यूजली इन्फेक्टिव। अब इसकी जब तक और इंफॉर्मेशन नहीं आ जाए तो इसके लिए ज्यादा भय और शंका करने का मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं है। ये जरूर है कि ये नया म्यूटेंट है, इसमें म्यूटेशन बहुत ज्यादा है, और जो डेल्टा में म्यूटेशन थी वो वहीं की वहीं है, उसके एक्स्ट्रा है। अब ये कहना कि ये म्यूटेशन से वैक्सीन की कॉम्प्रोमाइज होगा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ जी, वैक्सीन ने सिर्फ ये प्रॉमिस किया था कि आपको सीवियर डिजीज और डेथ नहीं होगी, तो इसको ज्यादा कोरिलेट नहीं करिए इन्फेक्शन होने से। ठीक है, हम यानी ये मान के चले कि जो जहां वैक्सीनेशन हो चुका है पूर्णतः, या जो लोग दोनों डोजेस ले चुके हैं, डेथ नहीं होगी। वो अगर इन्फेक्टेड होते भी हैं तो उनकी गंभीर हालत नहीं होगी, लेकिन ये सुनिश्चित नहीं हो सकता कि उनको इन्फेक्शन नहीं होगा दोनों वैक्सीन लगने के बावजूद। और जब ये पहला नहीं है, साउथ अफ्रीका के दूसरा म्यूटेंट है, साउथ अफ्रीका भी पहले बन चुका है, वो भी ज्यादा इन्फेक्ट था। यूके का जो वायरस सितंबर में 1.5 साल पहले आया था वो भी ज्यादा इन्फेक्टेड जी। ठीक है, ये देखने में डेंजरस लगता है, इसमें म्यूटेशन ज्यादा है, मगर इसको भय फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे एक दो नैरेटिव ऐसे आए हैं कि अब ये मास्क, तो हम लोग पहले वाले से कह रहे थे बिल्कुल मास्क नहीं उतारना है, हाथ को फिर से आपको धोने की जरूरत है, डिस्टेंसिंग को बढ़ाने की जरूरत है, और अगर ये फैल रहा है तो इसको आप यही कर नहीं सकते कि भाई सारा कोशिश किया जाए। यानी अगर हम खुद को सुरक्षित रखने के प्रयास ना छोड़ें, उसी हैबिट में लगातार कंटिन्यू करें तो बचा जा सकता है। लेकिन डॉक्टर संजीव, मेरे ख्याल से पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको वॉच करने की जरूरत जी। लेकिन डॉक्टर संजीव बघेल, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि क्या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रेंथन और मजबूत करने की जरूरत है इस वेरिएंट की संभावनाओं को देखते हुए? मेरा ख्याल जो सेकेंड वेव से हमने जो सबक सीखा है, जो ऑक्सीजन प्लांट्स का जो इंक्रीज हुए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर, जो हेल्थ केयर सेंटर्स जो सेटअप हुए हैं, वो मेरा ख्याल बहुत जरूरी थे, और वो काफी हद तक हमने अचीव कर चुके हैं। जो प्रीवियस जो हमारे डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छी तरह का है कि कैरी होम मैसेज इसका ये है कि ये बहुत नया और बिल्कुल फ्रेश वेरिएंट है। हमें पता है कि डेल्टा के हिसाब से इसमें 2 गुना ज्यादा सब्स्टिट्यूशंस और इंसर्शंस है, जो अमाइनो एसिड प्रोटीन के जो चेंजेस होते हैं, और उस भाग में है स्पाइक प्रोटीन के जो बहुत सेंसिटिव है इम्यून एस्केप के लिए, ट्रांसमिबिलिटी के लिए, इन्वेजिवनेस के लिए, इन्फेक्टिविटी के लिए। पर सबसे जो जरूरी है, 2 चीज मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा आपके साथ, कि अभी तक जो हमारी लड़ाई चल रही है कोविड के कारण, ये अभी तक खत्म नहीं हुई है, इसलिए मास्क आपके लिए बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल स्टडीज ने शो किया है 84% आपका प्रोटेक्शन हो सकता है मास्क के साथ। लार्ज डच में एंड बांग्लादेश में स्टडीज हुई हैं, पब्लिश स्टडीज। दूसरी चीज जो वैक्सीन हैं, वो आपको सिवियर डिजीज, आईसीयू एडमिशंस एंड डेथ ऑलमोस्ट 90-95% प्रोटेक्ट करेगी। हल्का सा जो कैरियर स्टेज या माइल्ड इन्फेक्शन, एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन तब भी हो सकता है, बट इस चीज में डरने के लिए कोई अभी इमीडिएट पैनिक की ये अच्छी बात है सर कि आप लोगों ने एकदम क्लैरिफाई कर दिया इस चीज को कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर ये वेरिएंट आता भी है तो हमारे पास जो मौजूदा संसाधन है उसी से मुकाबला किया जा सकता है। इसी को लेकर के हर जगह मीटिंग्स हो रही हैं, लगातार कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं नए वेरिएंट को लेकर के। आज पीएम मोदी ने भी एक अहम मीटिंग ली। इसके अलावा कई राज्यों में भी मुख्यमंत्री भी इसे लेकर काफी गंभीर दिखाई पड़ रहे हैं। आज इसी मसले पर बीएमसी ने भी बैठक की है और हर किसी की कोशिश यही है कि इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का असर भारत में ना दिखाई पड़े, यही सुनिश्चित किया जाए। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर वापस चलेंगे अपने मेहमानों के पास। कोरोना के नए वेरिएंट ने फिर से चिंता की लकीर को गहरी कर दी है। ओमिक्रॉन का कहर दुनिया के कई देशों में जिस तरह से बढ़ रहा है, उसके बाद पीएम मोदी ने दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई। संभावित खतरे से निपटने के लिए हर पहलू पर विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें अभी से तैयारी की जरूरत है।
दवाइयों का अतिरिक्त स्टॉक रखिए, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दें, अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में छूट पर विचार हो। चूंकि इस बार भी नए वेरिएंट का पहला केस विदेश में मिला है, ऐसे में सबकी नजर अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर ट्वीट भी किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं, वह नए स्वरूप से प्रभावित देशों से आने वाली उड़ानों पर रोक लगाएं। हमारा देश बड़ी मुश्किल से कोरोना वायरस से उबरा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सरकार को एक तरह से चेतावनी दी है और कहा कि अभी से ही गंभीरता से ध्यान रखने की जरूरत है। तो भारत सरकार को समय रहते हुए, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था कि पहले इंग्लैंड से और जो लोग आए थे बाहर के मुल्कों से, अचानक ही इंडिया में फैल गया, ये कोरोना फैल गया था। उस वक्त याद को पहली वेव के वक्त में भी, बाद में रोक लगी थी। अब इस बार तो हमें अनुभव है। नए वेरिएंट से हिंदुस्तान में और खासकर मुंबई में हालात नहीं बिगड़े, इसे लेकर बीएमसी भी एक्शन में है। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने इसे लेकर एक अहम बैठक की है। नए वेरिएंट से निपटने के उपाय पर चर्चा हुई। विदेश से आने वाले यात्रियों की जांच को लेकर भी चर्चा की गई। और तो और बीसीसीआई भी नए वेरिएंट को लेकर चिंतित है और इससे बचाव में कोई कमी ना हो, इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। बीसीसीआई के एक बड़े अधिकारी ने टाइम्स नाउ नवभारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये साफ किया, अभी टीम इंडिया का दक्षिण अफ्रीका दौरा जारी है। बीसीसीआई ऑर्गेनाइजिंग कमेटी नए वेरिएंट को लेकर चर्चा कर रही है। इस तरह के संकट पैदा होते हैं, वहां पर किसी भी बोर्ड को, चाहे वो बीसीसीआई हो या बाकी कोई खेल संस्था हो, फेडरेशन हो, उनको भारत सरकार की अनुमति लेनी ही चाहिए। और निश्चित तौर पर जब ये आवेदन करेंगे तो उस पर भारत सरकार अपना निर्णय देगी। इधर कोरोना के केस भी कई राज्यों में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुछ राज्यों में पिछले कुछ दिनों में तेजी से केस बढ़े हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के नए केस पहले की तुलना में कम हुए हैं। बेंगलुरु की एक स्कूल में 40 छात्र संक्रमित मिले। देहरादून में फॉरेस्ट एकेडमी में 11 ट्रेनी संक्रमित मिले। इंदौर में भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। इधर सरकार बार बार कह रही है कि कोरोना को रोकना है तो वैक्सीन जरूर लगाएं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि अक्टूबर की तुलना में नवंबर महीने में वैक्सीनेशन की रफ्तार घटी है। ऐसे में लोगों को अभी से सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। डॉक्टर वीरेंद्र, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समन्वय की कितनी जरूरत है इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल करने के लिए कि हम लोग नए वेरिएंट से बच पाएं। डॉक्टर वीरेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? ख्याल से डॉक्टर वीरेंद्र तक आवाज पहुंच नहीं पा रही। डॉक्टर संजीव भैया, अगर आप तक सब मेरी आवाज पहुंच रही तो मैं जानना चाहूंगा कि केंद्र और राज्य के समन्वय को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप कि इस नए वेरिएंट से लड़ने के लिए, और क्या अभी तक का समन्वय आपको बेहतर लगा? जो अभी तक हमने देखा है, काफी हद तक जो हमारी लड़ाई है, जो हमारी संघर्ष है, वो सक्सेसफुल रहा है। कोई स्टेट्स जो अभी देखा गया है, दे आर रीचिंग ऑलमोस्ट 80-90% टोटल कवरेज जो वैक्सीन के हैं। तो जो स्टेट एंड सेंटर का कोऑर्डिनेशन है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अल्टीमेटली जो बैटल है वो ऑन ग्राउंड पर होगी, जहां वैक्सीन के जो कैंप्स लग रहे हैं, कैंपेन लग रहे हैं, टेस्टिंग बहुत जरूरी है। जीनोमिक सीक्वेंस अब से आगे जाके सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो जीनोमिक सीक्वेंस का है, क्योंकि जब तक हम जीनोमिक सीक्वेंस नहीं करेंगे हमें पता नहीं लगेगा कि कौन सा वेरिएंट, कौन सा जीनोमिक कोड वायरस कैरी कर रहा है। तो मेरा ख्याल ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो रही है। सारे स्टेट्स गवर्नमेंट भी बहुत मेरा ख्याल एफर्ट डाल रहे हैं। जो ऑन ग्राउंड हेल्थ वर्कर्स हैं, बैक ऑफिस स्टाफ, ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। एक आदमी की फाइट नहीं है, ये पूरी देश की फाइट है। और मेरे को काफी उम्मीद है कि जिस तरह से हम सिस्टमैटिक अप्रोच लेके हम चल रहे हैं, हम इसको ओवरकम कर सके। ठीक है डॉक्टर वीरेंद्र, मैं चाहूंगा कि एक आम इंसान के लिए, एक लेमैन के लिए अगर आप संक्षिप्त में बता पाएं कि उनको खुद को सुरक्षित कैसे रखना है, क्या सावधानियां बरतनी है। तो सबसे पहले तो जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि वैक्सीन ड्राइव को, चूंकि वो ही आपके मेडिकल सिस्टम को स्ट्रेस करेगा जी। अगर यही ब्रिटेन में हुआ, यही फ्रांस में हुआ, जो अनवैक्सीनेटेड लोग थे वही सब अस्पताल में पहुंचे, वहीं डेथ हुआ। तो जैसे आपने कहा, मैंने कहा, सब कह, वैक्सीनेशन की ड्राइव को फिर से बहुत तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए। अब वैक्सीन हैं हमारे पास में, तो पहली बात तो वो की जाए। दूसरी बात है
चूंकि मास्क बिल्कुल प्रोटेक्ट करती है, और इसमें आपने अभी बिल्कुल ठीक कहा कि सेंटर और स्टेट्स का कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा रहा है, और भारतवर्ष में वाकई ही ज्यादा लोगों ने मास्क लगाई है जितने, और इसको अब आपके जो ऑडियंस सुन रही है, मैं तो कहूंगा अगर ये वायरस यहाँ पे आता और जब हमें पता चलता आ गया तो हम लोगों को वो पुराना जो हम लोग डबल मास्क, मैं अपनी लैब में डबल मास्क करके जा रहा था, तो वो साधन है। जी माफ कीजिएगा सर, माफ कीजिए सर, आपको रुकना पड़ेगा यहाँ पर, वक्त हमें इजाजत नहीं देता चर्चा को आगे रखने के लिए, ब्रेक के लिए रुकना होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का हम तक जुड़ने के लिए। तो एक बात साफ है कि इस नए वेरिएंट से डरने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन आप लें, तय समय सीमा के अंदर लें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क लगाएं, खुद भी सुरक्षित रहें, अपनों को सुरक्षित रखें।